इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास की एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ वक्त की धारा बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का भूगोल ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 1905 के बंगाल विभाजन की। यह सिर्फ कोई आम प्रशासनिक फैसला नहीं था, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक चाल थी जिसकी कीमत आने वाली कई पीढ़ियों ने चुकाई। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट आज की रूपरेखा पर नजर डाल लेते हैं। 1. बंगाल एक विशाल प्रांत। 2. प्रशासनिक बहाना या राजनीतिक चाल। 3. जन आक्रोश और स्वदेशी आंदोलन। 4. मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया। 5. 1911 का पुनर्मिलन। और आखिरी 6. विभाजन की आखिरी और स्थायी विरासत। पहला हिस्सा, बंगाल एक विशाल प्रांत। आइए इस समस्या के पैमाने को ठीक से समझते हैं। करीब 7.25 करोड़ यानी 78.5 मिलियन। जरा इस संख्या की विशालता की कल्पना कीजिए। ये उस वक्त बंगाल प्रेसिडेंसी की कुल आबादी थी। इसमें आज का पश्चिम बंगाल, पूरा बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, असम और मॉडर्न छत्तीसगढ़ के हिस्से भी शामिल थे। सच कहें तो ये इतना बड़ा इलाका था कि इसको अकेले संभालना वाकई ब्रिटिश अधिकारियों के लिए सरदर्द बन चुका था। इसी भारी भरकम आबादी को संभालने के नाम पर लॉर्ड कर्जन ने एक प्लान बनाया। उन्होंने नक्शे को लिटरली 2 हिस्सों में काट दिया। एक नया ईस्टर्न प्रोविंस यानी पूर्वी प्रांत बनाया गया जिसमें 31 मिलियन लोग थे। ये मुस्लिम बहुल इलाका था जिसकी राजधानी बनी ढाका। दूसरी तरफ वेस्टर्न प्रोविंस को ओडिशा और बिहार के साथ जोड़ दिया गया। और इसका नतीजा क्या निकला? कमाल की बात यह है कि खुद बंगाली बोलने वाले लोग अपने ही पश्चिमी प्रांत में अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी बनकर रह गए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। क्या ये वाकई प्रशासन की भलाई के लिए था या फिर कोई गहरा राजनीतिक खेल? यहाँ 2 बिल्कुल अलग नजरिए आमने सामने आते हैं। लॉर्ड कर्जन का कहना था कि भाई इलाका बड़ा है, हमें प्रशासन को बेहतर बनाना है और पूर्वी हिस्से का विकास करना है। लेकिन जो पढ़ा लिखा बंगाली मिडिल क्लास था, उन्होंने इस चाल को तुरंत पकड़ लिया। उनके मुताबिक ये इमर्जिंग राष्ट्रवादी आंदोलन की कमर तोड़ने और बंगाली नेताओं की ताकत को कमजोर करने की एक बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजी थी। और दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है इतिहास की सबसे मशहूर नीति की, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन गया। अगर आपको अपनी ताकत बनाए रखनी है तो एक बड़े और ताकतवर गुट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। हिंदू और मुस्लिम आबादी को अलग करके ब्रिटिश सरकार सीधे तौर पर भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को खत्म करना चाहती थी। तीसरा भाग, जन आक्रोश और स्वदेशी। चलिए देखते हैं कि इस फैसले ने किस तरह एक पूरे आंदोलन को जन्म दिया। 1905 से पहले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे नेताओं ने हर शांतिपूर्ण तरीका अपनाया, मीटिंग्स की, पिटिशंस लिखी, पर ब्रिटिश सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगे। फिर आया 16 अक्टूबर 1905, जब पार्टीशन सच में लागू हुआ। पूरे बंगाल में हंगामा मच गया। स्कूलें बंद करा दी गई, दुकानें रोक दी गईं। ये गुस्सा इस हद तक बढ़ गया था कि 1907 में कांग्रेस पार्टी खुद 2 टुकड़ों में बंट गई, एक नरम दल और एक गरम दल। जब आम लोगों और नेताओं को समझ आ गया कि अब चिट्ठियों से काम नहीं बनेगा, तब आग की तरह फैला स्वदेशी आंदोलन। ये सिर्फ सड़कों पर उतरने का आंदोलन नहीं था, ये आत्मनिर्भरता का एक ऐलान था। लोगों ने विदेशी कपड़ों और गवर्नमेंट स्कूलों का पूरी तरह बहिष्कार शुरू कर दिया और देसी चीजों को अपनाया। देखते ही देखते ये आर्थिक बॉयकॉट बंगाल से निकलकर बॉम्बे और पंजाब तक पहुंच गया। इस पूरे गुस्से और विरोध के बीच एक बेहद खूबसूरत और भावुक पल भी आया। 16 अक्टूबर 1905 को महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के पर्व को एक विरोध का प्रतीक बना दिया। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों से एक दूसरे को राखी बांधने का आग्रह किया, ये बताने के लिए कि तुम चाहे जमीन पर कितनी भी लकीरें खींच लो, हमारे समाज की एकता को नहीं तोड़ सकते। चौथा हिस्सा, मुस्लिम समुदाय का रिएक्शन। यहाँ मामला थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि शुरू से ही सभी मुसलमान इस विभाजन के पक्ष में थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुरुआती दौर में द मुस्लिम क्रॉनिकल और मौलवी लियाकत हुसैन जैसे नेताओं ने इसका कड़ी टक्कर से विरोध किया था, क्योंकि उन्हें बंगाली एकता टूटने का डर था। लेकिन बाद में बाजी पलट गई। जब ब्रिटिश सरकार ने अलग फायदे गिनाने शुरू किए, तो नवाब सलीमुल्लाह जैसे कई नेताओं ने इसका समर्थन करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, ये सपोर्ट हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या प्रलोभन दिए? उन्होंने ढाका में एक नई राजधानी बनाने का लालच दिया,
उन्होंने ऐसी एकता का सपना दिखाया जो पुराने मुस्लिम शासकों के बाद से कभी नहीं देखी गई थी। कलकत्ता की चमक दमक के आगे हमेशा पिछड़े रहने वाले ईस्टर्न इलाके के पढ़े लिखे मुसलमानों के लिए बेहतर एजुकेशन और सरकारी नौकरियों के ये वादे बहुत आकर्षक थे, और उन्होंने वही किया जो अंग्रेज चाहते थे। इसी सपोर्ट का सबसे बड़ा ऐतिहासिक असर 1906 में दिखा। ढाका में नवाब सलीमुल्लाह की पहल पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। बंगाल विभाजन एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बन गया था जिसने स्पेसिफिकली मुस्लिम हितों की बात करने के लिए एक बिल्कुल ही अलग राजनीतिक पार्टी को पैदा कर दिया। 5वां हिस्सा 1911 का बंगाल पुनर्मिलन, एक ऐसी रणनीति जिसमें अंग्रेजों को अपने कदम पीछे खींचना पड़ा। सच तो ये है कि स्वदेशी आंदोलन इतना बड़ा रूप ले चुका था कि ब्रिटिश अथॉरिटीज उसे दबा नहीं पाईं। आखिरकार हार मानकर 1911 के दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज वी ने बंगाल को फिर से एक करने का ऐलान कर दिया। लेकिन वो अंग्रेज ही क्या जो सीधे सीधे मान जाएं। उन्होंने बड़ी चालाकी से अपनी राजधानी ही बदल डाली। विरोध की आग में जल रहे कलकत्ता से अपनी सरकार उठाई और नई दिल्ली शिफ्ट कर दी ताकि वो आराम से अपना शासन चला सकें। अब सोचिए, जिन लोगों को सपने दिखाए गए थे उनका क्या हुआ होगा। बंगाल के मुसलमान इस फैसले से बिल्कुल हैरान रह गए। उन्हें लगा कि अंग्रेजों ने हिंदुओं को खुश करने के लिए और अपने प्रशासनिक आराम के लिए उनके हितों को ऐसे ही कचरे में डाल दिया। जो विश्वास उन्हें अंग्रेजों पर था वो गहरे धोखे में बदल गया। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, इस विभाजन की आखिरी विरासत और आने वाले कल का नक्शा। 1905 में बोए गए वो जहरीले बीज 1909 तक एक विशाल पेड़ बन चुके थे। 1909 में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स बना दिए गए। इसने एकता की उस बंगाली पहचान को परमानेंटली तोड़ दिया। यही वो वक्त था जिसने दो अलग राजनीतिक समुदायों को अलग एजेंडास के साथ खड़ा किया, और यहीं से इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी अलग देशों की मांग आग पकड़ने लगी। अगर हम इन दोनों नक्शों को आमने सामने रख कर देखें, एक तरफ 1905 का कर्जन का नक्शा जिसे उसने प्रशासन का नाम दिया था, और दूसरी तरफ 1947 की रेडक्लिफ लाइन जिसने मजहब के आधार पर देश को बांटकर ईस्टर्न पाकिस्तान बनाया, तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये देखना हैरानकुन है कि कर्जन की खींची गई लकीरों ने ही 1947 के बंटवारे का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। और इन आंकड़ों को देखिए, ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है। 1947 में आकर देखें तो ईस्टर्न बंगाल में मुसलमान 71% थे और वेस्टर्न बंगाल में हिंदू 70.8%। ये डेमोग्राफिक सिमेट्री कोई इत्तेफाक नहीं थी। ये साफ दर्शाता है कि 1905 में जो डिवाइड एंड रूल खेला गया था, उसी ने पूरी सफलता के साथ आगे चलकर एक पूरे नए राष्ट्र का निर्माण कर दिया। इस डीप विश्लेषण को खत्म करते हुए आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करें। आखिर कैसे कुछ वक्त के राजनीतिक फायदे और लोगों को बांटने की चालें हमेशा के लिए भूगोल और देशों की सीमाएं बदल सकती हैं? इतिहास का ये हिस्सा हमें ये सबक देता है कि राजनीति में खेले गए छोटे खेल आने वाली सदियों तक के लिए दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। है ना सोचने वाली बात? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।